नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। बजट सत्र चल रहा है सभी जगह पर, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं। ये बजट साल भर के आर्थिक रीढ़ होता है, क्या कैसे विकास होना है, इन सब चीजें इस बजट पर डिपेंड होती हैं। इस बजट पर तय होती हैं कि कैसे साल भर, अगला एक साल जो है वो सरकार के लिए कैसा होगा। अगले एक साल में चाहे वो आम जनता की बात हो, चाहे सरकार के कार्यकलापों की बात हो, वो सब ये बजट तय करता है। अलग अलग क्षेत्रों में ये बजट बनाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रावधान होते हैं। और इस बजट से क्या उम्मीदें आम जनता को हैं, खासकर आज रेल बजट आया है। रेल बजट में मध्य प्रदेश को भी काफी कुछ मिला है, देश को भी काफी कुछ मिला है। इसके अलावा कल मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, शुक्रवार है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया मध्य प्रदेश का आम बजट पेश करेंगे और 29 फरवरी यानी कि इस महीने के अंत में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट लेकर आएंगे लोकसभा के अंदर। इस बजट से क्या कुछ रहेगा, इस बजट में खास और क्या होना चाहिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ वहां हैं डॉक्टर अमित बनर्जी हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेट से। साथ साथ हमारे साथ आरजी द्विवेदी जी हैं, आप रीजनल डायरेक्टर हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत अमित बनर्जी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी आपको काफी एक्सपर्टाइज है और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं मैनेट में। इस पूरे सिनेरियो को अगर देखा जाए, चूंकि आम बजट, अगर राज्य के बजट की अगर बात की जाए, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यह बजट इस बार कैसा होना चाहिए? उम्मीद यह है कि वित्त मंत्री को बहुत टफ बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। 7th पे कमीशन आने वाला है, किसानों का मुआवजा, एग्रीकल्चर का भी हिसाब किताब है, बहुत टफ। बस यह है कि टैक्सेस नहीं बढ़ाए। एक तरीके से तो उन्होंने अपने बजट को इंसुलेट कर लिया है। पेट्रोल और बाकी जो फ्यूल है उनको अलग से उन्होंने 18.5 और वो सब कर कुरा के उन्होंने उसको बिल्कुल इंसुलेट कर लिया है। दैट वाज ए क्लेवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। आगे लेट्स सी, बस टैक्सेस नहीं बढ़ाए, टैक्सेस नहीं बढ़ाए, टैक्सेस नहीं बढ़ाए जी। कम करने की तो खैर कोई करता नहीं है, टैक्सेस नहीं बढ़ाए। आरजी द्विवेदी जी, मैं आपके पास बाकी बजट की बात जरूर करूंगा, जो कि लेकिन सबसे पहले रेल बजट पे आपके पास आऊंगा कि रेल बजट आज आया है और रेल मंत्री ने जिस तरह से बजट पेश किया है। एक बात मैं पिछले महीने भर से जो है तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग अंचलों में घूमा। मैंने जो पाया, मैंने जो देखा, वो ये देखा कि रेल यात्री यही कह रहे थे कि आप भले ही किराया बढ़ा दीजिए, सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी उनकी, मूलभूत सुविधाओं की वो बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कुछ जगहें थी, चाहे वो कह रहे थे कि जो कुछ अंचल ऐसे हैं जो रेल कनेक्टिविटी से अभी भी नहीं थे या वहां पर गाड़ियों की कमी भी थी, उसको लेकर भी देखा जाए, सुविधाओं में इजाफा इस बजट में हमें देखने को मिला। आप कैसा देखते हैं इस बजट को? देखिए, सबसे बड़ी बात पर सबसे पहले तो रेल मंत्री को इस बात की बधाई देंगे कि उन्हें हबीबगंज जो भोपाल का स्टेशन है उसको मॉडल एक स्वच्छ स्टेशन होने की उन्हें घोषणा की है। यद्यपि इसमें हम बहुत प्रसन्न इसलिए नहीं है कि ये चौथी बार घोषणा है। तो पिछले 3-4 रेलवे बजट में घोषणा होती रही है, लेकिन इनको कोई फाइनेंसर इस तरह से नहीं मिलता था जो उस पर फंडिंग कर सके। पर अभी पता लगा है कि कोई पीपीपी मोड पे इस तरह से हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में पहला एक मॉडल स्टेशन होगा, उसके लिए हमको रेल मंत्री को बधाई देना चाहिए। बधाई देना चाहिए। हाँ द्विवेदी, एक बात और आती है कि बात सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए, पिछले एक साल में हम देख रहे हैं, हमने खुद देखा है कि चाहे ट्रेन की साफ सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात हो या प्लेटफॉर्म्स की बात हो, हाँ काम होना अभी बाकी है। लेकिन आप मानते हैं कि पिछले एक सालों में कुछ सुधार हमें देखने को मिला है? बिल्कुल सुधार हुआ है। अब सुधार में देखिए, अभी कई बार आपको देखने में, सुनने में आता था ट्विटर पे, उनको कोई भी यदि कहीं कोई ये सुविधा हो रही है चलती ट्रेन में, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तत्काल उनको सहायता लोगों को पहुंचाई गई। मरीज थे, लोग परेशान थे तो व्हीलचेयर उनको प्रोवाइड की गई। और ये एक बात इस बजट में सबसे अच्छी बात है, हर बार देखिए होड़ लगती थी कि अधिक से अधिक कितनी ट्रेन चलाई जाए। तो कम से कम उस चीज को छोड़ करके उन्हें थोड़ा सा इसको चेंज किया है सुरक्षा की तरफ। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि ट्रेन बढ़ गई, सवारी बढ़ गए, मालगाड़ियां बढ़ गई, लेकिन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे लाइन है, रेलवे ब्रिजेज है, उनकी लाइफ खत्म हो गई है, उनको फिर से ठीक करने की जरूरत है। उस पर इसमें रेल मंत्री जी का ध्यान है। तो ये अच्छी बात है, कम से कम बजाय नई ट्रेन और नए लोड डालने के, उसके सुरक्षा पे और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी उन्होंने कुछ इंतजाम किए हैं। तो ये कुछ अच्छी बात, अच्छे कदम है जो हमें देखने को मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं आम बजट की। अमित जी,
29 फरवरी को भारत का आम बजट होगा। टैक्स की बात आप इससे पहले कर रहे थे, मैं अगर टैक्स पे आना चाहूँ सबसे पहले, क्योंकि ये एक बड़ा वर्ग है जो टैक्स पेयर वर्ग होता है, या वो इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, एक आम इंसान को भी इफेक्ट करता है। टैक्स को लेकर, चूंकि कई बार जब मेरी इंडस्ट्री की बात तो मैं त्रिवेदी से करूंगा ही करूंगा, एक आम इंसान, एक टैक्स पेयर जो होता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? उम्मीदें बहुत हैं, पर कितना डिलीवर कर पाएंगे ये नहीं पता। हाँ। टैक्स लिमिट कितना बढ़ा पाएंगे, छूट कितना दे पाएंगे, उम्मीदें बहुत हैं। हाँ। बात पिछले 2 साल से आ रही है कि उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स करके करेंगे, पर क्या डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब धीरे धीरे सब टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो अब धीरे धीरे फिक्स होते जा रहे हैं। हाँ। अब अगर जीएसटी हो जाता है तो फिर तो एक तरीके से ऑलमोस्ट परमानेंटली ही फिक्स हो गया। हाँ। एक चीज जो पिछले कुछ सालों में हुआ है वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस अब बढ़ गए थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बनस्पत, लेकिन यह है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं उनको आप कितना फायदा दे रहे हो। एक और चीज जो हमारे वित्त मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कहने को तो हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 33% के आसपास है, पर वो एग्जामिशन मिल मिला के कुछ केसेस में 20 से 25% है। सो वो सिंप्लीफाई कर देना चाहते हैं और एकदम जिससे कि पारदर्शिता आ जाएगी। इतना टैक्स है, 25% है तो बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इंडेक्स में अगर छेड़छाड़ होती है तो सरकार की गुंजाइश है, सरकार की आर्थिक स्थिति आप मानते हैं? इन्फ्लेशन इंडेक्स की भी अगर बात करें, सरकार की जो आर्थिक स्थिति जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं, क्या वो, देखिए बजट का घाटा हर समय रहेगा। हाँ। ये मान के चलिए, फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो रहेगा ही रहेगा। हाँ। पब्लिक डेट लेके करेंगे, रहेगा ही रहेगा। तो वो बैलेंस करके उनको चलना पड़ेगा, वो उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हाँ, त्रिवेदी जी, इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री को, क्योंकि हम कई इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अलग अलग टैक्स रेट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में। वो ये चाहते हैं कि जो छोटा व्यापारी है, एमएसएमई की अगर बात करें, जो स्मॉल रेंज का जो व्यापारी है, उसका जो टैक्स रेट हो, जो मीडियम या हाई लेवल का जो व्यापारी है उसका जो टैक्स हो, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। जो छोटा व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इसमें दब रहा है, उसकी ये मांग है कि वो भी कम होना चाहिए। देखिए, ये जीएसटी के आने से, हाँ। यदि जीएसटी पास हो जाता है, हाँ। और तो जीएसटी के आने से बहुत सारी ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। पर अभी जीएसटी में कोई क्लियरिटी नहीं है। कुछ हो रहा है कि कुछ राज्यों को कुछ चीजों पे खुद स्वयं टैक्स फिक्स करेंगे, कुछ उसमें वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो अभी बड़ा ये ऐसा चल रहा है कि एक सेंट्रल जीएसटी होगा, एक स्टेट जीएसटी होगा, एक इंटर स्टेट जीएसटी होगा। अभी क्लियरिटी नहीं, जब चीज आ जाएगी सामने तो पता लगेगा। हम आपको, चूंकि पहले आपने बात की, तो मैं थोड़ा स्टेट बजट पे भी आपसे बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में टैक्स बहुत है। हाँ। आप बैड टैक्स है 1 से लेकर 14% तक, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी है 5 से 46% तक, इंटरटेनमेंट टैक्स है 20%, हाँ। प्रोफेशनल टैक्स भी है 2500 रुपए प्रति सालाना। तो मेरा ये क्या है कि आप जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल वगैरह, हाँ। इसमें सबसे ज्यादा वैट टैक्स अपने एडजॉइनिंग जो सीमावर्ती राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। हाँ। तो मध्य ज्यादा होने के वजह से लोग क्या करते हैं कि आपके झाबुआ, राजस्थान के किनारे वाले जो है पेट्रोल पंप खाली पड़े रहते हैं। लोग दूसरे राज्यों में सस्ता मिलता है तो वहां से टैंकर में भरवाते हैं और चले आते हैं। उससे रेवेन्यू का अपने यहाँ नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट में स्टैंप ड्यूटी सबसे ज्यादा है। हाँ। आप बैंक के लिए भी यदि कर्ज लेने जाते हैं, लोन लेते हैं, इंडस्ट्री चलाने के लिए करते हैं, तो उसमें स्टैंप ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि माने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो अपन कर रहे हैं, पर ईज ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी अपने को देखना चाहिए। हाँ। कोई भी अपन यदि करें तो उसमें माने ऑपरेटिंग कास्ट और इंस्टॉलेशन कास्ट कम हो, तब दूसरे राज्य के लोग हमारी तरफ यहाँ आने के लिए ललाहित होंगे, आकर्षित होंगे। बिल्कुल, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, आखिर जो बजट है उससे क्या उम्मीदें हैं सभी को। आ रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी। चले जहाँ चले, नैनो चले, धुआं चले, धुआं चले। दो निगाहें मिली, धड़कने बढ़ गई, कुछ इशारा हुआ। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। है प्रीत
जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये उदासी दिल मेरा भूले चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैं किरण जुनेजा मिलाऊंगी आपको उन सिकंदरों से जिन्होंने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं बजट की, आम बजट की, राज्य के आम बजट की, देश के दोनों बजटों की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा अमित जी की अगर बात की जाए एजुकेशन, चूंकि आप एजुकेशन फील्ड से हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हर बार कुछ ना कुछ दावे होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ बातें होती हैं। नेशनल बजट की भी अगर बात की जाए, आम बजट की बात की जाए, उसमें भी यही होता है। स्कूल लेवल पे जो चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमेशा आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। केंद्रीय बजट जो होता है उसमें मिड डे मील, इस तरह की बातें होती हैं। पिछले एक साल की अगर बात की जाए या इससे पहले के सालों की अगर बात की जाए, उसमें कितना सुधार आया है और अब आप क्या मानते हैं कि और क्या सुधार की आवश्यकता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्किल्स देने के लिए होती हैं। हाँ। फोकस उसी पे होना चाहिए। कि आपका स्किल होगा तब जाके एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, यू विल गेट फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का मतलब ही है, इसका काम ही है फुल एम्प्लॉयमेंट देना। तब जाके सब कुछ, वो डिमांड एंड एवरीथिंग गेट्स फुलफिल्ड। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट। और उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब और सीधी बात तो यह है कि एजुकेशन में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कम ही रहा है बनस्पत जो काफी डेवलप्ड कंट्रीज है। दीज आर कॉल्ड मेरिट गुड्स, दे हैव, द गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट इन देम। बेहतर यही होगा, वैसे थोड़ा सा अजीब है लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर राज्य सरकार खासकर स्कूलों में ज्यादा करे और उच्च शिक्षा को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा करे। वरना क्या है कि ये इसमें क्लैरिटी नहीं है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, और फिर आप देखते हो बहुत ऊंच नीच का आता है और अल्टीमेटली होता यह है कि युवा सफर करता है। एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं है तो कहीं पे आप रह नहीं सकते। और बेसिक चीज है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट या उसकी तरफ अग्रसर होते हैं वो इकोनॉमी डेवलप करती है। और अब इतनी तेजी से दुनिया बदल गई है कि अब स्किल नहीं, अब हाईली स्किल्ड की जरूरत है। आपका जो मेक इन इंडिया है वो पूरा डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग कि हाईली स्किल्ड लेबर है, तभी देश की प्रगति हो सकती है। क्या माना जाए इस जो बजट आने वाला है इसमें स्किल इंडिया को लेकर भी कुछ और प्रावधान हो सकते हैं? पहली बात तो इसका अगर नाम करके स्किल इंडिया की जगह हाईली स्किल्ड इंडिया कर दें तो आपका फोकस बदल जाएगा। दूसरी बात, एक चीज ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग टैक्स रिलीफ ऑन दिस मेजर दैट मेजर, अगर ये एक करते हैं कि एक आदमी को एम्प्लॉय करने के लिए हम उसको 2 साल की आपकी जो तनख्वाह दे रहे हैं उसका दो जनों की तनख्वाह माफ कर देंगे। वेरी सिंपल थिंग, बट दैट विल बी एन इंसेंटिव। दैट विल इंसेंटिव। बस ज्यादा आपको करने, इधर उधर के ये टैक्स ऑब्स और ये करने ज्यादा जरूरत नहीं है। आप ऐसे करोगे, मोमेंट यू गिव परचेसिंग पावर, वो आदमी खरीदेगा और वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जरूरत की चीजें के बाद फिर मकान, गाड़ी, ये सब धीरे धीरे आ जाती है। जब आप ये सब चीजें खरीदने लगता है, डिमांड बढ़ता है, अपना आप इंडस्ट्री उसे आपसे आती है। और जो आज नया कमाना शुरू कर रहा है वो लो लेवल की चीजें खरीदेगा, जो पुराना क्या बदलाव, अमित जी, क्या बदलाव हुए हैं स्कूल, एजुकेशन और इन सब चीजों में? मैं तो थोड़ी देर बाद हम प्ले करेंगे उसको कि क्या कुछ हमने पाया था वहां पे। उसके लिए त्रिवेदी जी, अगर मैं एक और बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासकर में ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, रोड्स की, हाईवेज की अगर बात की जाए, काफी चीजें हैं जो पहले एक समय था जब रोड्स की बड़ी दिक्कत थी हमारे मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए, नेशनल हाईवेज की अगर बात की जाए, उसमें किस तरह से सुधार अब हो रहा है और इस बजट में और क्या नए चीजें हमें उसमें दिख सकती हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। पहला तो मैं जो आप बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, मैं उस पर भी बात करूंगा। इसमें हमारा सजेशन है ये, और हम ऐसी उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी सेंट्रल में स्किल अपग्रेडेशन के लिए कुछ जो इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट करें, जो इंडस्ट्री स्किल अपग्रेडेशन करे, माने जो उसके हाथ भी काम कर रहे हैं और काम करने के लिए उनको मान लीजिए हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो कुछ लोगों को ग्रुप को कहीं जापान भेजना है या कहीं दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में भेजना है, उनको इंसेंटिव दें कि जो स्किल अपग्रेडेशन करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, और जो लोग इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट करेंगे उसका एक इंसेंटिव पार्ट बनाएं। तो उससे, क्योंकि देश में 65%
50% युवा है। द्विवेदी जी लेकिन ये हो रहा है ना, हम देख रहे हैं। भोपाल में मैंने एक इंडस्ट्री में मैं गया, वहां पे एक बंदा था, एक महिला थी, 10वीं पास थी, मैं 10वीं पास हूं, मैं प्लग्स बना रही हूँ। पहले मैं आती थी, मैं 1 प्लग बना पाती थी हफ्ते भर के अंदर, आज मैं हफ्ते भर में 10 प्लग बना लेती हूँ। पर वो एक महिला है ना, हाँ। एक महिला, इसमें क्या होगा कि हर इंडस्ट्री को आप एक इंसेंटिव के रूप में दीजिए, कि जो इतना स्किल डेवलपमेंट करेगा, नॉट स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन जो करेगा, जो आप बात कर रहे थे हाई स्किलिंग की, उसमें जो करेगा तो उसके लिए इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप जो बात कर रहे थे, अब जैसे मध्य प्रदेश में है, यहाँ भोपाल के एयर कनेक्टिविटी की बड़ी जरूरत है। 15 साल पहले 2 फ्लाइट चलती थी दिल्ली के लिए, 2 बॉम्बे के लिए, वही आज भी चल रही है। यद्यपि सरकार ने प्रयास किया है, बैड टैक्स में भी कमी की है। अब वो ये एक साइकिल है कि पैसेंजर उतने मिलेंगे तब वाइबिलिटी आएगी, और जब कुछ दिन तक खाली चलेगा तब फिर पैसेंजर मिलेंगे। इस बीच में गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंटरवीन करके और करें कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर काम होना चाहिए। रोड की अगर बात करें तो रोड में तो गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफी अच्छा काम हुआ है, और एक मोमेंटम है, और उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या कुछ है। नेशनल हाईवे के हमने जायजा लिया था। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो वो उसके हाल कैसे हैं, आइए दिखाते हैं आपको नेशनल हाईवे 69 की तस्वीर। नेशनल हाईवे 69, इस पर हम चल रहे हैं। नागपुर तक ये पूरा हाईवे जाता है। कैसा है ये हाईवे, इसको हम जान रहे हैं। अब्दुल्लागंज से हम 10 किलोमीटर आगे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये पूरे हाईवे की अगर बात की जाए तो काफी साफ सुथरा और काफी प्लेन हाईवे है। कहीं से भी दचके फिलहाल हमको महसूस नहीं हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अब्दुल्लागंज से 10 किलोमीटर आगे तक जो है रास्ता काफी अच्छा है। अब हम आगे चलते हैं। यह राजमार्ग रायसेन से नागपुर तक 350 किलोमीटर का सफर तय करता है। यह हाईवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरता है। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा होते हुए महाराष्ट्र पहुंच जाता है। यह आसान सा सफर मुश्किल सा था। गड्ढे में सड़क लकीर सी दिखती थी और लोगों की जान हथेली पर। साल गुजरा और सफर अब आसान हो गया है। अब होशंगाबाद, इटारसी से गुजरने पर डर नहीं लगता। हाईवे 2 लेन से 4 लेन में तब्दील हो चुका है। कुछ बाकी जगहों पर काम तेजी से चल रहा है। 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए काम लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और उम्मीद अब ये की जा सकती है क्योंकि ये काम जो है पिछले 7 से 8 महीने पहले से ही शुरू हुआ था। लिहाजा माना जा रहा है कि करीब करीब अगले 1 साल तक जो है ये जो हाईवे, इसका काफी हिस्सा जो है ये 4 लेन में तब्दील होता नजर आएगा। इटारसी से बैतूल तक के रास्ते में हमें कहीं कहीं उबड़ खाबड़ सड़कें भी मिली। साथ ही 4 लेन के निर्माण कार्य के चलते हमें रास्ते भर थोड़ी परेशानी जरूर हुई। पहले 10 साल पहले भोपाल से बैतूल के बाद 13 घंटे लगते, अभी 2-3 सालों में सुधार हुआ, 7-8 घंटे लगते। बैतूल तक तो हमारी गाड़ी भी कहीं कहीं हिचकोले खाती हुई गई, लेकिन जैसे ही हम बैतूल पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 4 लेन वाला मिला, रास्ता आसान हो गया। सरकार कहती है कि वो 18 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे बना रही है, और वो चाहती है, उसका लक्ष्य है कि 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का निर्माण किया जाए। लेकिन एक बात तो तय है, इस बजट से, सरकार से जनता की यही उम्मीदें हैं कि जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है, अगर वो ही जल्दी पूरा कर लिया जाए तो विकास को गति जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन मुकेश बरगले के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। अमित जी, सरकार के दावे जो होते हैं, जो हर बार जो हर बजट में होता है कि हम इतने किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बनाएंगे, आप मानते हैं कि वाकई अगर उस पे ही फोकस्ड अगर काम चीजें हो तो अपने आप चीजें ट्रैक पे चलेंगी? थोड़ा सा हट के बात करूं, जो अभी बजट आने वाला है उससे पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो मैं क्लास में ही कहता हूँ, बजट इज लाइक ए फैंटेसी एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज द रियलिटी। अब उन दोनों को पढ़ के आप कंपेयर कर लो तो ठीक है, 18 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर का टारगेट है, आप देख लीजिए तकरीबन डबल है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये बहुत जरूरी चीजें हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वापस वही मेक इन इंडिया, फुल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। सरकार का काम ही यही है, ये 2-4 चीजें ही काम सॉलिड ढंग से करने का है, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, बिकॉज the private sector will always underspend in this. आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, पीपीपी मॉडल ये वो, लेकिन ये बेसिकली काम सरकार को करना है।
ईमानदारी से और द्रुत गति से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इजाफा बढ़ेगा। इससे पहले मैंने आपसे स्कूल एजुकेशन की भी बात की है। हम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे आपको कि स्कूल एजुकेशन के फिलहाल क्या सुधार उसमें देखने को मिल रहा है और क्या गुंजाइश उसमें बन रही है इस बजट में। बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपहार है शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा ही हमारे इन सपनों को साकार कर सकती है और मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में ये कर भी दिखाया है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2001 की तुलना में अब यहां साक्षरता दर 64 से बढ़कर करीब 72% हो गई है, जिसमें महिला साक्षरता दर में प्रदेश ने उल्लेखनीय तरक्की की है। महिला साक्षरता की दर प्रदेश में 50 से बढ़कर 61% से भी ज्यादा हो गई है। हमारे प्रदेश के सुदूर अंचलों में या हर उस क्षेत्र तक जहां एक बच्चा है, हमारी कोशिश होती है कि हर एक बच्चा जो आरटी अधिनियम है उसके प्रावधानों के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष के आम बजट में शिक्षा के लिए करीब 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां 83,000 से ज्यादा शासकीय प्राथमिक विद्यालय और करीब 15,000 प्राइवेट प्राइमरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कृत संकल्पित होकर लगातार काम कर रहे हैं। स्कूल चले हम अभियान के तहत हर बच्चे का विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश में भव्य स्तर पर प्रवेशोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के दिग्गज प्रेरकों की भूमिका में बच्चों एवं उनके पालकों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिबद्ध हैं। इसी का नतीजा है कि बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कई छात्र विकास कार्यक्रमों द्वारा बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास विद्यालयों में किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग टीचिंग एड के नाम पर कुछ चार्ट्स और कुछ मैप्स इत्यादि का यूज कर सकते थे, लेकिन आजकल तकनीक आने की वजह से हम लोग इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं जहां पर हम साथ ही उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको 3 डायमेंशनल पिक्चर्स, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जा सकता है, जिनसे उनकी क्लैरिटी और बढ़ती है। इन तमाम तरह की सुविधाओं और उपलब्धियों के बावजूद अब भी बहुत कुछ है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में करना जरूरी है और आगामी आम बजट से इसे लेकर कई उम्मीदें भी हैं। जमी वालों से ये कहकर फलक पे निकल रहा है सूरज कि उजाला बांट देने से उजाला कम नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हमने जो हासिल किया है उससे निश्चित ही एक नई सुबह की आस जागती है, पर इतना हो जाना ही काफी नहीं है। इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना शेष है, पर शासन प्रशासन की ओर मुंह ताकते रहने से भी कुछ नहीं होगा। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर शिक्षा की अलग जगाने में अपना योगदान देगा, तभी सही मायनों में अवेयर इंडिया और स्किल इंडिया का निर्माण हो सकेगा। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। द्विवेदी जी, ये तो स्कूल शिक्षा की बात हो गई, काफी कुछ इसमें आ गया है, मुझे लगता है ज्यादा डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें बिजली की, पावर सेक्टर की अगर बात करें, पावर सेक्टर में चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहले एक समय था जब 2000 से भी कम मेगावाट बिजली हमारे मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती थी। जो प्राकृतिक उत्पाद बिजली थी वो उसकी भी संख्या बहुत कम थी, करीब 2% के लगभग हुआ करती थी। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं 14,000 मेगावाट की बिजली जो है मध्य प्रदेश उत्पन्न कर रहा है, और अब तो स्थिति आ रही है कि हम दूसरे राज्यों को भी देने के लिए सक्षम हो चुके हैं। पावर सेक्टर की अगर बात करें, कितनी उम्मीद है? पावर सेक्टर करेंगे, लेकिन जो स्कूल शिक्षा का आपने दिखाया अभी बहुत करने की आवश्यकता है। स्कूल की ये जो स्कूल एजुकेशन में मध्य प्रदेश बहुत नीचे पायदान में है, इसलिए जो दूरस्थ और ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पे अभी स्कूल एजुकेशन को और स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। स्किल इंडिया तो करेंगे, पर साक्षरता और इसके बारे में भी आवश्यकता है। जहाँ तक पावर सेक्टर की बात है, मध्य प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। मध्य प्रदेश पावर सप्लाई हर जगह कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ऐसी है कि ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग नहीं हो रही है। फिर भी काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, गाँव में भी बिजली मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूँ, तो इंडस्ट्री को क्वालिटी पावर चाहिए, क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी पावर चाहिए। और आबाद माने बिल्कुल निरंतर गतिशील कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, तो वो उपलब्ध हो रही है। ये जरूर है कि बिजली का दर जो है
बिजली का जो ये टैरिफ है ये ज्यादा है। और ये एक और भी विसंगति है, जो हम दूसरे राज्यों को जो बेच रहे हैं वो सस्ता है, और जो हम लोगों को दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री को दे रहे हैं, वो महंगा है। इसमें थोड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी के यहाँ भी बातें चल रही हैं और इसको एक वो करने की आवश्यकता है। लेकिन पावर सेक्टर में अच्छा है। और दूसरा काम और ये सोलर पावर जो अपना चल रहा है, सौर ऊर्जा में अच्छा, मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गुढ़ इलाके में एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ा अच्छा एक सेंटर खुलने वाला है, नीमच में खोला है। और तो सौर पे जब हम इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी उत्पादन लागत कम होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। द्विवेदी जी, अभी जब पेरिस में क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्फ्रेंस थी नवंबर में, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया था, प्रधानमंत्री वहां पर थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वहां पर हुआ था, सारी चीजें थी। सोलार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपना पूरा फोकस बताया था देश को कि वो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि सोलार एक ऐसा सेक्टर है जिससे भारत को तो फायदा होगा ही होगा, दुनिया भर को इससे फायदा होना है। मध्य प्रदेश की आपने जिक्र किया, आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में सोलार पावर को लेकर, विंड पावर को लेकर किस तरह से काम हो रहा है। पेश रिपोर्ट। सौर ऊर्जा से मध्य प्रदेश में 2 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, लेकिन आज 130 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। राज्य की नीमच में सोलर प्लांट लगा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ गया। नीमच की सफलता के बाद अब रीवा में दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग रहा है। देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आज की तारीख में मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नीमच में 130 मेगावाट का ये प्लांट है। इसके अलावा अब हम लोग एक विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग 750 मेगावाट का प्लांट रीवा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत से ऊर्जा बनाने के लिए प्रदेश प्राइवेट सेक्टर का भी सहारा ले रहा है। राज्य सरकार ने अगले 1 साल में केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र की मदद से सौर ऊर्जा से 1000 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल राज्य पवन ऊर्जा से 1300 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। विंड एनर्जी में हमारे पास आज की तारीख में करीब 850 मेगावाट के प्लांट्स राज्य में हैं और जो इस वित्तीय वर्ष के आगामी 2 माह हैं उसमें हम लोग और करीबन 500 मेगावाट और जोड़ लेंगे। ऊर्जा की बढ़ती खपत के मद्देनजर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत एक बेहतर विकल्प है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इन स्रोतों के जरिए गांव-गांव आसानी से रोशन भी हो सकेगा। भारत का लक्ष्य है कि वो मात्र सोलार एनर्जी से ही करीब 2.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पन्न करे। ऐसे में नीमच और उसके बाद अब रीवा का प्लांट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो वो भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने में अहम योगदान निभाएगा। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। अमित जी, ये तो बात हुई पावर सेक्टर की है। अगर हम फूड मैनेजमेंट की बात करें, फूड चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी चीज, मध्य प्रदेश क्या बल्कि देश की अगर बात की जाए तो कई बार उत्पादन तो हमारा बहुत होता है हमारे देश में, लेकिन काफी सारा अनाज सड़ जाता है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। जो गरीबों तक पहुंचना होता है, गरीबों के लिए होता है वो अनाज, चाहे वो स्टोरेज की समस्या हो या उसको सही रख रखाव उसका नहीं हो पाता है। उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कितना काम होना अभी जरूरी है और कितना हो रहा है? थोड़ा सा फिगर्स बता देता हूँ, बहुत ज्यादा याद नहीं। 50% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट वेस्टेड, दे आर स्पॉइल्ड। आप जब किसान के यहाँ से मंडी तक, मतलब कंज्यूमर तक लाते हैं, इंडिया शायद पहले या दूसरे नंबर पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। हम बहुत पहले ही सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स पे, व्हीट और राइस पे अचीव कर चुके हैं, फिर भी इसके बावजूद हम नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और ये ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, ये बिल्कुल खराब है। मतलब इसमें काफी कुछ सुधार की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फूड प्रोसेसिंग करके किया जाए, कुछ कहते हैं स्टोरेज, फूड स्टोरेज से करके किया जाए, पर मेरे हिसाब से दोनों का एक संतुलित मिक्स करके आपको करना पड़ेगा। और इससे एक और चीज जुड़ी हुई है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ये भी जरूरी है। यहाँ पे पावर का भी रोल आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर टू दिस वेयर हाउसेस, सारे इनका काम आता है। सो इसमें यस वी, एंड एक चीज और है, जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सुपीरियर फूड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो पहले लोग, सरकार और लोग दोनों उससे संतुष्टि कर लेते थे कि राइस और व्हीट के दाम कंट्रोल है, उससे काम चल जाएगा। पर अब आपने देखा ही होगा, सब जगह दिख रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के दाम बढ़ गए, बिकॉज पीपल हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स, और उस लेवल की सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन तो काफी है। हाँ, वेयर हाउस की आपने बात की, वेयर हाउस की एक रिपोर्ट दे रहे थे, फिर हम आगे बात करेंगे द्विवेदी जी आपसे। वेयर हाउस की क्या स्थिति है? भारतीय खाद्य निगम जो वेयर हाउस है उनकी क्या स्थिति, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अनाज उत्पादन में भारत अग्रणी है।
पर बात जहां अनाज के रखरखाव की आती है तो आज भी उत्पादित अनाज का 40% अनाज खराब हो जाता है। पिछले 2 सालों में 40,000 टन अनाज खराब हो गया। पर अब अनाज के रखरखाव को लेकर हालात सुधर रहे हैं। देश में लगातार अनाज के गोदामों में बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य प्रसंस्करण पर भी काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी हमारे यहाँ शेड्स में भी चेंजेस हो चुका है। गोडाउन के फ्लोरिंग जो है काफी बेटर तरीके से किए गए हैं ताकि लॉसेस कम से कम हो सकें और बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं अभी लॉसेस। और एक अच्छी चीज और है कि अब हमारा जो डिपो है वो डिपो ऑनलाइन इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो उससे जितना हमारी एंट्रीज होंगी शेड्स की, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन और रियल टाइम बेसिस पे हर एक डिपो का एंट्रीज आप देख सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन। इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जिन गरीबों तक अनाज पहुंचता है उसकी गुणवत्ता भी अब सुधर रही है। अनाज का भंडारण और वितरण करने वाली भारतीय खाद्य निगम के जिन गोदामों में अनाज को रखा जाता है उन्हें अब हाईटेक बनाया जा रहा है। गोदामों के न सिर्फ पुराने शेड बदलकर नए डिजाइन के शेड बनाए जा रहे हैं बल्कि उसकी फर्श को भी पक्का किया जा रहा है। वहीं अभी जहां गोदामों में कागजों में अनाज का रिकॉर्ड रखा जाता है अब जल्द ही उसे भी डिजिटल करने की प्रक्रिया चल रही है। भंडारण की व्यवस्था में सुधार से न केवल अनाज की गुणवत्ता सुधरी है बल्कि इस गोदाम से निकलने वाला अनाज जिन गरीब लोगों तक पहुंचता है उन्हें भी अब इसकी गुणवत्ता में सुधार नजर आने लगा है। मार्केट में जो अनाज है उसमें और इसमें आने में थोड़ा अंतर है, लेकिन जो पहले से हमें अनाज मिल रहा है उसमें क्वालिटी में बहुत अंतर है सर। क्या अंतर आया? क्या सर पहले बहुत कचरा आता था, उसके अंदर घुन आते थे, अब उसमें थोड़ा साफ आने लगा सर। भोपाल के इस गोदाम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि एक ही जगह पर सभी शेड की मॉनिटरिंग की जा सके। जो अनाज खराब होता था कहीं न कहीं उसमें इस पूरी व्यवस्थाओं के बाद कमी जरूर आई है, लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए इस गोडाउन की तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है। जो स्टॉक यहाँ पर रखा गया है, पहले जहाँ कागजों पर उसकी एंट्री की जाती थी लेकिन अब उसको ऑनलाइन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के हाथ में टैबलेट दिए जाएंगे ताकि वो इसका स्टॉक ऑनलाइन मेंटेन कर सकें। कैमरा पर्सन शिशिर दीक्षित के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। तो डिजिटल इंडिया का जमाना है और तमाम जो सरकारी उपक्रम हैं उनको भी अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। द्विवेदी जी, अगर बात करें, चूंकि बहुत कम वक्त 6-7 मिनट का वक्त हमारे पास रहा है, हम चाहते हैं बहुत सारे सेक्टर्स को अभी भी छूना कोशिश हम कर रहे हैं। इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, चूंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में काफी ज्यादा रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या मांगे हैं, वो क्या चाह रहे हैं आज? नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो देखिए, यदि अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करना है तो एमएसएमई जो सेगमेंट है उसको बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एमएसएमई सेगमेंट ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो उसको जरा सा उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा और उनके लिए कुछ फैसिलिटेशन के लिए, उनके प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ उसमें करना पड़ेगा। दूसरा, मेरा जो आपने पहले भी दिखाया था एमएसएमई में ही जो फूड प्रोसेसिंग का, हम मध्य प्रदेश में बढ़िया कृषि पुरस्कार मिला 4 बार, सब लोग कर रहे हैं। अब किसान का लड़का जो है वो किसानी नहीं करना चाहता, लेकिन वहीं पे ये मान लीजिए जहाँ पे संतरा हो रहा है, जहाँ पे प्याज हो रहा है, जहाँ आंवला हो रहा है, वहीं पे उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की के बारे में थोड़ा सा इंकरेज किया जाए, उत्साहित किया जाए, तो वहाँ पे उसका उत्पादन वो करे, उसकी प्रोसेसिंग करे और मार्केटिंग में गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर दे, ब्रांडिंग कर दे, लिंकेज कहीं से बाहर सेलर टाइप कर दे, तो आगे बढ़ सकते हैं। मैं कृषि पर आऊंगा, कृषि आपसे चर्चा करूंगा। अमित जी, आप युवाओं के बीच में रहते हैं, रोजगार की बहुत उम्मीदें रहती हैं, युवाओं को बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। चूंकि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं ये था कि युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित हो। युवाओं की क्या एक्सपेक्टेशन आप देख पा रहे हैं? युवाओं की एक्सपेक्टेशंस, जॉब्स चाहिए, बेसिक चीज ये है, और वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 25 साल में जो जॉब्स की ग्रोथ हुई है वो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुई है। और आप ये सोचिए, जो एक हाई एजुकेशन लेके जा रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहता है। तो इसलिए अपने आवर इकोनॉमी एंड स्पेशली द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज टू ग्रो वेरी फास्ट। दे हैव टू ग्रो वेरी फास्ट। युवाओं की उम्मीद ये है कि भाई उनका एक ही है, जॉब चाहिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सीधे तौर की बात ये है, दे वांट अ जॉब। प्रॉब्लम इज इंडस्ट्री, और उसमें कई बार स्किल मिसमैच आता है। मैं बार बार कहता हूं, अभी आपने स्कूल एजुकेशन का भी दिखाया, अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सिर्फ वो साक्षरता, लिटरेसी से काम नहीं चलने वाला, अब है स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, वो फोकस होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप तो अब हो जाना चाहिए था, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, दैट शुड बी द फोकस। लिटरेसी ये 80 के दशक के फोकस हैं। अब तो स्किल and employability, employable skills, so that
वो टाइम वेस्ट नहीं करे, सीधा लग जाए। सीधा लग जाए। दिव्य जी, कृषि की अगर बात करें, चूंकि किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं, सरकार से रहती हैं, जब परेशानी में किसान होता है तो वो सरकार की तरफ ही देखता है कि वो ही कुछ उम्मीद करे। किसानों को क्योंकि कई सारी चीजें आज भी फसल बीमा आ चुकी है, वो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आजादी के बाद ऐसी कोई नीति अब बनी है जो किसानों के लिए बीमा नीति है जो फायदेमंद करेगी। किसान क्या कह रहे हैं? किसानों के लिए अभी तो अच्छा है, राज्य सरकार ने तो यहाँ पे 0% इंटरेस्ट पे लोन देने की व्यवस्था की है। हाँ। और कुछ प्रिंसिपल पे भी 10% का डिस्काउंट किया हुआ है। तो लेकिन ये है कि लोन के लिए बहुत इंकरेज करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो लोन लेता है फिर वो रिस्क रहती है, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, ज्यादा बरसात हो गई, अब फिर वो कर्ज का जो बोझ होता है, तो इतने सेंसिटिव लोग होते हैं गाँव के लोग कि उनको लगता है कि हमारा कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे, कोई हमारे यहाँ वसूली करने वाला आ जाएगा। तो इसलिए वो बहुत इनकरेज करने की जरूरत नहीं है। ये है कि जो उत्पादन वो करे उस उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले और उसके उत्पाद का वैल्यू एडिशन हो, वो प्रोडक्ट बनाए। उस प्रोडक्ट को जब वो बनाएंगे तो 10 गांव के 10 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लाभ का धंधा बनाना, लाभ का धंधा बनेगा। हाँ। और लाभ का धंधा उत्पादन जब उत्पाद करेगा तभी करेगा। ट्रेडिशनल आप गेहूं ही नहीं पैदा करते चले जाइए, आपको जमीन को भी नुकसान हो रहा है ना। हाँ, कैश क्रॉप भी पैदा करना चाहिए, नहीं तो एक चीज का उत्पादन होता है तो उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। पर क्या होता है, मान लीजिए जैसे प्याज का उत्पादन कर लिया, अब फिर आप 2 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं, सड़कों पे है, टमाटर सड़क पे पड़ा है, तो उसका स्टोरेज अच्छा प्राइस उसको मिलना चाहिए। ये उसको किसान से को अच्छी प्राइस देके सरकार खरीद के उसको स्टोरेज की व्यवस्था करे। स्टोरेज की व्यवस्था करें। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त रह गया है। मैं आप दोनों से अब चाहूंगा, दोनों एक्सपर्ट से, कि करीब 30-30 सेकंड के अंदर आप क्या चाहते हैं कंक्लूड करके कि किस तरह का बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर सेक्टर के हिसाब से देखा जाए ओवरऑल 30 सेकंड में। सर आपसे। Problems are known, solutions are also known. Everybody, the government knows it very well. मैं बार बार कहता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर, bank loans are not the problems. Loans from money lenders are the problems. So you have to shift the farmers from money lenders to banks. As far as the youths are concerned, that goes with the education, skill development. Make in India, give incentives, but to a certain level, and provide good quality infrastructure. Automatically the things develop. मेक इन इंडिया को ही आगे बढ़ाएं। मेक इन इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं, जैसे डिफेंस का है, एरोस्पेस का है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने थे वो जो बड़े स्लगिश हैं, तो उनको थोड़ा सा इनकरेज करें आगे, तो मुझे उम्मीद है। और जीएसटी आए, जीएसटी आना चाहिए। ई कॉमर्स में एक यूनिफाइड बने कि ई कॉमर्स का भी व्यापार हो रहा है आजकल, तो ई कॉमर्स में हर स्टेट अपना अपने अलग अलग डिवीजन बना रहा है, तो एक उसका यूनिफाइड डिफिनीशन बने जिससे पूरे देश में एक जैसा हो सके। तो मुझे उम्मीद है, और जैसे अपने जीडीपी में सर्विस सेक्टर का करीब 54% हिस्सेदारी है, और आधे में एग्रीकल्चर है और उद्योग है, जबकि तीनों को बराबर बराबर रहना चाहिए। तो उद्योगों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे इंकरेज करें, तब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो चीजें सुधरेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद द्विवेदी जी आपका भी, अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास कम है, हर सेक्टर को हमने छूने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि एक सेक्टर और थोड़ा सा बच रहा है, वो महिलाओं का सेक्टर है। सरकार लगातार कह रही है कि महिला सुरक्षा उसके लिए एक प्रथम चीज है कि उसको सबसे पहले उसको देखना है, और उसके लिए वो आगे काम कर रही है। तो महिलाओं को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, चाहे हमने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से बात की, उन्होंने भी हमें यही कहा कि हमारा पूरा फोकस महिला सुरक्षा को लेकर है। आज रेल बजट हमने देखा, उसमें भी रेल मंत्री ने काफी सारे प्रावधान महिलाओं के लिए रखे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। नमस्कार।